नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। चूँकि चुनावी हलचल बढ़ चुकी है, सुगबुगाहट होने लगी है, अब लोग बात भी करना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग अभी एक-एक प्रदेश की व्याख्या कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क करके, जो पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों के सोर्सेज़ हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और आपके सामने भी उनको चर्चा में जोड़ करके बात करेंगे। बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो मैं उसकी हकीकत आपको बता दूं। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो केवल इसलिए है कि बीजेपी जो धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है बीजेपी का, उस पे चर्चा ना हो, चर्चा इस पे हो कि 400 पार हो रहा है या ना हो रहा है। हकीकत तो ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। वहाँ के लोगों से बात करने के बाद, वहाँ के पत्रकारों का जो आकलन है, जो ज़मीनी पत्रकार हैं, मैं उस मीडिया की बात नहीं करता हूँ जो रोज़ शाम को आप टीवी पे देखते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ लोकल लेवल पे जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जो वहाँ की नब्ज़ को समझते हैं, स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब जब उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और ऐसा भाजपा को भी पता है, उस कंडीशन में भाजपा के लिए अब बचता क्या है? तो बचते हैं दक्षिण के कुछ राज्य, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण है तमिलनाडु में अन्ना मलई साहब उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको लेकर के बड़े आशान्वित दिखाई देते हैं। वो हैं या नहीं है वो जाने, लेकिन दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि वो तमिलनाडु में कुछ चमत्कार कर सकते हैं। क्या वाकई में तमिलनाडु इस बार उनकी बैतरणी पार करेगा? दक्षिण के वो प्रदेश उनकी बैतरणी पार करेंगे या नहीं? इसको समझने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ हैं संजय वासु जी। नमस्कार। संजय दास से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर दादा, तमिलनाडु में क्या लगता है आपको, क्या ये 1-2 सीट वहाँ से बढ़ा पाएंगे जो इधर कम हो रही है? वहाँ इनके पास कुछ गुंजाइश है क्योंकि 39 सीट्स हैं वहाँ। 39 सीट के अंदर अभी फिलहाल तो बीजेपी के पास 0 है, कुछ है नहीं। दूसरी बात, थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं, इतिहास में ले जाऊं। 1984 इंदिरा गांधी का हत्या हुआ। हाँ जी। उसके बाद 400 पार, सच में 400 पार करके, हाँ, उस समय 414 सीट बीच कांग्रेस को मिली। कांग्रेस का रिकॉर्ड ब्रेकिंग, आज तक कोई पार्टी ने उतना सीट जीत नहीं पाई। उस दौरान आप बता सकते हैं तमिलनाडु में कांग्रेस को कितना मिला था? कांग्रेस का गोरा वहां से शुरू हुआ था। ये तो कभी सोचा नहीं है, कितना सीट मिला था वहाँ? एक भी सीट नहीं मिला। 1984 में जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और पूरे देश में उनको हर जगह भर भर की सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में 85 में से 83 सीट बीजेपी कांग्रेस जीती थी। उस समय आप कह रहे हो तमिलनाडु में उनके पास 0 सीट, 0 सीट थी, एक भी सीट नहीं थी। तो क्यों नहीं मिली थी? क्वेश्चन तो आएगा, क्यों नहीं मिली थी? देखिए, तमिलनाडु, फॉर दैट मैटर साउथ, दक्षिण की जो द्राविडियन एरिया है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम बोलिए या खासियत बोलिए, लैंग्वेज। आप जो भी मोदी जी या बीजेपी यहां से कर रहे हैं, उसकी खामियाजा लैंग्वेज के कारण उनको भुगतना पड़ेगा। और 2 स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी, बीजेपी को भी हिंदी पार्टी बोला जाता है, हिंदी भाषी नेचुरल, एकदम हिंदी भाषी पार्टी है और लोकलाइज्ड पार्टी वो है नहीं। जबकि अगर पावर सेंटर की शिफ्टिंग देखे, इधर से उधर, उधर से उधर, वो डीएमके और एआईएडीएमके के अंदर ही होता रहा आज। और आपको बता दूं कि भाषा की जो लड़ाई है वो तमिलनाडु से शुरू हुई और तमिलनाडु, केरल में इस समय दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें भाषा को लेकर के बड़ी लड़ाई है। वो हिंदी को वहाँ लागू करना, थोपना है। जितनी आप हिंदी की या आप और बात करेंगे और धर्म की ज़्यादा बात करेंगे तो उस पर वहाँ हमेशा नेगेटिव प्रभाव होता है। और उस जगह पे खड़े होके जब 84 में हमने ये स्थिति देखी, आज 2024 में खड़े होके ये आमने सामने स्ट्रेट लड़ाई है। किसकी? इंडिया अलायंस, डीएमके 22 सीट, बाकी कांग्रेस एंड अदर्स को दे दिया। पीएमके और भी जो ये है, सीपीआईएम भी है उसमें, सीपीआई भी है उसमें। तो ये एक गठबंधन वर्सेस बीजेपी एंड एआईएडीएमके। अब एआईएडीएमके यहाँ पे वीक हो गया, लेकिन एआईएडीएमके के साथ इनका इस बार गठबंधन नहीं है, तो और वो काफी कमजोर हो चुका है। बीजेपी चाहते हैं कि वो जगह को वो हड़प ले, फिलअप करे। जैसे ही वो फिलअप करने जा रहे हैं,
लैंग्वेज इज द मेन बैरियर। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस इज डोमिनेटेड और ये रूल्ड बाय हिंदी भाषी लोग। हिंदी भाषी। हाँ, तो इसका एक मैं वहां के लोगों से बात करके ये पता किया। दूसरी बात, तीसरी बात, ये दोनों पॉइंट तो हो गया। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, पुराने कहानी को हम अगर भूल भी जाए, लेकिन पिछले 2 साल की जो कारनामे हैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार की, रवि साहब को अपना गवर्नर बना के जो अड़चने डाले। अच्छा हाँ, वहाँ एक मुद्दा ये भी था कि वो मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया और उसमें किसी मंत्री को शपथ दिलाने की बात थी और वहाँ के गवर्नर ने शपथ नहीं दिलाई और उस पर दखल देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आपको शपथ संवैधानिक रूप से दिलवानी पड़ेगी। 2 साल हो गया बिल पास करके विधानसभा में, वो राष्ट्रपति को भेजे जा रहे हैं। इन माँ सब जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, आप विधानसभा में बजट सेशन में उद्बोधनी भाषण देते आते हो, नहीं देके चले जाते हो। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे घटना घटी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी गवर्नमेंट के जो स्क्रिप्ट तैयार होती है उसको पढ़ना अनिवार्य होता है राज्यपाल को। हाँ, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि उसको हाँ, वो सरकार का वो भाषण पढ़ना ही पड़ेगा। बजट अधिवेशन में अभिभाषण में माननीय राज्यपाल आते हैं और थैंक यू वेरी मच करके 1 मिनट में चले जाते हैं। तो ये सब फैक्टर इनके खिलाफ जा रहा है, नो डाउट। तो आप अगर बोलेंगे कि इस चुनाव में नतीजा क्या आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से, मैंने जैसे ग्राउंड लेवल में बात की या जितने भी हमारे जानकारी हासिल किए हैं, तो इस बार बीजेपी को तो छोड़िए, AIADMK को भी खाता खोलना मुश्किल हो। जो इससे पहले वहाँ रूलिंग पार्टी थी उसको भी खाता खोलना मुश्किल है, क्योंकि MK स्टालिन की जो छवि और जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। इट इज एब्सोल्युटली अराउंड 50% वोटेज, अगर परसेंटेज वोट अगर कोई भी पार्टी की पक्ष में रहे, नेचुरली उसका तो दबदबा रहेगा ही। तो मेरे ख्याल से हताश होंगे। इतना आपने मुद्दा उठाए, वो भी ये जो एक द्वीप को लेके जो हमने छोड़ दिए श्रीलंका को बॉर्डर डिस्प्यूट को हटाने के लिए, उस द्वीप की 1974 की कहानी को अब उठा रहे हो, उसमें भी तमिल लोग मुझे इरिटेट हो रहे हैं। एक्चुअली वो तमिलनाडु के लिए नहीं उठा रहे हैं, वो तमिलनाडु के बहाने मिसाइल यहाँ से चला रहे हैं कि यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग सोचें कि अगर ये इंडिया अलायंस आ गया तो ये तो द्वीप दे दिया था इन्होंने, जबकि आप एक बार बता रहे थे कि इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है कि हाँ, इसके काउंटर देखिए, वो तो 1974 की कहानी है। 2015-16 में मोदी जी ने करीबन 15,000 एकड़ जमीन यही बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जो छिटमहल कहा जाता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच, बॉर्डर पे है बांग्लादेश। हाँ, छोटा छोटा एरिया जो बांग्लादेश का हमारे देश के अंदर रह गया, चारों तरफ से घेरा हुआ हमारा एरिया जो बांग्लादेश के अंदर रह गया, उसको स्ट्रेट लाइन करने के लिए, समाप्त करने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए हमने लगभग 15,000 एकड़ जमीन अपनी दे दी बांग्लादेश। ऑन रिकॉर्ड है। तो इसकी बात नहीं करते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को जमीन दे दी है, उस पर कोई बात नहीं करते। वो द्वीप कभी दे दिया गया था, उसको लेकर के वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और यही नथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ बीजेपी इन तमिलनाडु, ये मेरा क्या कहना है जी। तो कुल मिलाकर के यही एक मंशा है और यही एक सबसे बड़ी उनकी सफलता है कि वो किस तरह से चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बहुत सारे वीडियोस आप लोग भी देख रहे होंगे जिस तरह से छत्रियों का आंदोलन चल रहा है, गुजरात के अंदर वो लामबंद हो रहे हैं। उसका असर राजस्थान में भले ही कम हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसी तरह से और प्रदेशों पे भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ स्थितियाँ आखिर है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।